हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम आपकी डिमांड पर मॉक टेस्ट कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट मॉक करेंगे, जो कि है मॉक नंबर 6। अगर आपने प्रीवियस मॉक नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके हमारे सारे मॉक भी देखें और बाकी वाले लेक्चर भी देखें। करना क्या है, आपने आपने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखनी है, मेरा क्वेश्चन सुनना है और उसके बाद अपना आंसर लगाना है और फिर आपने मैच करने हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोल्ड वार बिगेन। तो कोल्ड वार के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कोल्ड वार कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में। हिरोशिमा और नागासाकी पे 8 अगस्त और 9 अगस्त 1945 पे न्यूक्लियर बम्बारमेंट के बाद वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हो जाता है और दुनिया के सामने दो बड़ी पावर्स निकल के आती हैं। कौन कौन सी? यूएसए और यूएसएसआर। तो इनके बीच में स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वार थर्ड, जिसको कहते हैं कोल्ड वार। वर्ल्ड वार थर्ड है सच नहीं कहते, बट इसको वर्ड दिया गया है कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब क्या है? कोल्ड वार एक तरह का जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था इन दो सुपर पावर के बीच में कि कौन बड़ा है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी को दोनों लेकर आगे चल रहे थे। क्या आइडियोलॉजी थी? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो यूएसए था वो प्रमोट कर रहा था कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म कौन सा? जिसके खिलाफ लड़ रहे थे कार्ल मार्क्स। तो यूएसएसआर कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर चल रहा था। वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था। तो इसी बेस पे ये आगे चल रहे थे। आगे जाके हमने देखा कि यूएसए जो था उसने नेटो बनाया 1949 में और नेटो को लीड किया। दूसरी तरफ यूएसएसआर ने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया और उसको लीड किया। ठीक है, तो ऐसी चीजें चल रही थी, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल टेंशन्स दोनों के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ में उसके साथ जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोल्ड वार बिगेन कब? इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। और आपने क्या याद रखना है? टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1945 से लेके 1991 तक था टाइम पीरियड। और इसमें से क्या याद रखना है आपने? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड वर्ड कोल्ड वार, जो कोल्ड वार का वर्ड है ये किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था? तो 16 अप्रैल 1947 को एक स्पीच दे रहे थे बर्नार्ड बरूच। कौन? बर्नार्ड बरूच। तो बर्नार्ड बरूच वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले कोल्ड वार वर्ड का इस्तेमाल किया और इसको पॉपुलराइज किया। कौन थे ये बर्नार्ड बरूच? ये थे उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के एडवाइजर। ठीक है, तो इतना काफी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी आगे। मेजर इवेंट्स जो हुए थे आपने पढ़े होंगे, जैसे मिलिट्री अलायंस बने जो मैंने बताया, नेटो 1949, वार्सा पैक्ट 1955। वार्सा को लीड कर रहे थे यूएसएसआर, नेटो को लीड कर रहे थे यूएसए। ठीक है, उसके बाद कोरियन वार था, वियतनाम वार था, क्यूबन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था 1962। आपको पता है ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द ईयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट करवाया था? तो कब करवाया था? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था 18 मई 1974। ठीक है, एक मिनट।
थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको, क्योंकि डाटा काफ़ी है, फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी है इसमें, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन के साथ 5 5 6 6 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द ईयर, तो कब करवाया था? डेट थी 18 मई 1974, ठीक है। कहाँ करवाया था? एट पोखरन टेस्ट रेंज, राजस्थान। पोखरन टेस्ट रेंज, राजस्थान। पूछा जाता है इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया था? तो ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्यों? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया था। किसने करवाया था? प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मिस इंदिरा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन कब करवाया गया था इंडिया के द्वारा? तो यही था फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 18 मई 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड टेस्ट कब करवाया गया था? सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट या सेकंड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो वो भी मई में करवाया था, बट 1998 में। हमें देख के 1998 में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था, ठीक है। तो मई 1998 में 1998 में सेकंड टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये सीरीज ऑफ 3 न्यूक्लियर टेस्ट थी, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, बाकी आगे जब आता रहेगा तो देखते रहेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री? तो इनमें से साउथ एशियन कंट्री कौन सी है? तो कौन सी है? हमें पता है कि चाइना जो है ये ईस्ट एशिया में आता है, साउथ एशिया में तो आता नहीं। श्रीलंका साउथ एशियन है, पाकिस्तान साउथ एशियन है, अफगानिस्तान साउथ एशियन है, तो डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डैश। इंडिया किसका पार्ट है? तो किसका पार्ट है इंडिया? इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया है पार्ट सार्क का। इंडिया है पार्ट सार्क का। क्या क्या याद रखना है? सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1985 में सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फुल फॉर्म क्या है सार्क की? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड कॉपरेशन, ठीक है। साउथ, एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन फॉर रीजनल एंड कॉपरेशन। क्या है ये एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल यूनियन है काफ़ी सारी कंट्रीज़ की साउथ एशिया में। तो जब बात साउथ एशिया की आए तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मेंबर चाइना है या नहीं। तो चाइना सार्क का मेंबर नहीं है, हाँ चाइना ऑब्जर्वर ज़रूर है, ठीक है। चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो चाइना क्या है? ऑब्जर्वर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर है कहाँ? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। यहाँ से पूछा जाएगा कि सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू कब बना था? तो सार्क कब बना? 1985 में। बट 1985 में जब सार्क बनता है तो वो ढाका में बनता है। ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, 1985 में, ठीक है। तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू है और ये हेडक्वार्टर बना था 1987 में, 2 साल बाद। चलिए आगे। Which among the following decade means 10 year. Decade is designated by SARC as SARC Decade of Rights of Child. तो SARC Decade of Rights of Child जो है वो है 2001 से लेके 2001 से लेके 2010 तक, ठीक है। 2001 से लेके 2010 तक कहा जाता है सार्क डिकेड ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि सार्क डिकेड ऑफ गर्ल चाइल्ड कौन से 10 ईयर थे? सार्क डिकेड ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो अगर पूछा जाए ये तो ये आप याद रखेंगे 1991 से लेके 2000 तक, ठीक है। ये जो है 1991 से 2000 सार्क डिकेड ऑफ गर्ल चाइल्ड
और 2001 से लेके 2010 तक सार्क डिकेड ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, पढ़ चुके हैं हम, 1985 में सार्क बनता है, ढाका में बनता है, और हेडक्वार्टर उसका परमानेंट हेडक्वार्टर बनता है काठमांडू में 2 साल बाद। ठीक है, चलिए। और यहां से क्या याद रखना है आपने, सार्क में से इसके अलावा क्या याद रखना है, एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए सार्क की तो वो है 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1885। और 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन आपको सार्क के बता देते हैं। एग्जैक्ट डेट 8 दिसंबर 1985। फिर पूछा जाता है फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था सार्क का, तो फर्स्ट समिट वहां ही होगा जहां बना था, तो कहाँ हुआ था, ढाका में। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे और अभी कितने मेंबर हैं, तो याद रखना फाउंडिंग मेंबर थे इसके 7 और आज मेंबर हैं 8। 8th मेंबर जो है वो अफगानिस्तान ऐड हुआ था 2007 में। ठीक है, 7 मेंबर थे जब सार्क बना है 1985 में, आज के टाइम में है 8 मेंबर। 8th मेंबर पूछा जाए तो अफगानिस्तान कब ऐड हुआ था, तो 2007 में। अब आपके लिए इसके सारे मेंबर जानने भी जरूरी हैं, तो कैसे याद रखेंगे सारे मेंबर, सारे मेंबर कितने हैं सार्क के, 8, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, एमबीबीएस करने में, एमबीबीएस की सीट निकालने में बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो एमबीबीएस पैन, एमबीबीएस पैन के नाम से याद रखेंगे आप सार्क के 8 मेंबर। एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब ऐड हुआ है, 2007 में। ठीक है, 2007 में, 1985 में सार्क बनता है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके लिए सार्क के लिए, बाकी आपने पढ़ा तो होगा, मेरा काम है सिर्फ रिवीजन करवाना। सफ्ता, SAFTA, सफ्ता एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन, तो कब साइन हुआ था, कब आया था केम इनटू फोर्स, सफ्ता एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1/1/2004 को, ये याद रखना है आपने, साइन हुआ था 1/1/2004 को, बट यहाँ पूछा है केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो केम इनटू फोर्स ये 2 साल के बाद हुआ था, 1 जनवरी 2006 को, 2 साल बाद। ठीक है, 1/1/2004 को साइन होता है और 1/1/2006 को ये केम इनटू फोर्स, तो डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कब हुआ था, तो ये हुआ था 12th नंबर की सबमिट थी सार्क की, तब सार्क की 12th सबमिट में हुआ था। कहाँ हुई थी सार्क की 12th सबमिट, तो 12th सबमिट हुई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में। ठीक है, सार्क सफ्ता की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट आगे ऑलरेडी दिया है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया कौन होंगे, वही जो सार्क के मेंबर होंगे। ठीक है, फर्स्ट सार्क सबमिट देख लिया हमने ढाका में 1985 में। चलिए, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन, तो शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में, सॉरी, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, 1972 में हुआ था। कब, 2 जुलाई 1972। किस किस के बीच में हुआ था, तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में। क्यों हुआ था, 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वार होती है, जहां हमने आज़ाद करवाया था बांग्लादेश को। तो हर वार ख़त्म होने के बाद कोई ना कोई ट्रीटी होती है, कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है, तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971 की वार के बाद, बट 1972 में, 2 जुलाई 1972। चलिए, शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन, तो अभी हम बात कर चुके हैं इंदिरा गांधी और
जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो में, ठीक है। 11 के साथ सी, बेनज़ीर भुट्टो के साथ कंफ्यूज नहीं करना। शिमला एग्रीमेंट और एक और ऐसा ही है शिमला अकॉर्ड। शिमला अकॉर्ड भी कहते हैं इसको, शिमला कन्वेंशन भी कहते हैं इसको, आपने कंफ्यूज नहीं करना है 1972 के एग्रीमेंट के साथ। इसको कहते हैं शिमला अकॉर्ड या शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914, 1914, बहुत पहले, जब अभी इंडिया में अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ये किसके लिए हुआ था? ये था रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ तिब्बत, रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ तिब्बत। इस सी के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। इंडिया पाक का वार खत्म करने के लिए शिमला एग्रीमेंट 1972 का था। तो शिमला अकॉर्ड जो 1914 का था, स्टेटस ऑफ तिब्बत को के रिलेटेड था, वो क्या था? ठीक है, इसको शिमला कन्वेंशन भी कहते हैं। किस किस के बीच में हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, तिब्बत के बीच में और चाइना के बीच में। चाइना, पहले तिब्बत अलग था, तो बाद में चाइना ने अपने अंडर ले लिया था। तो इन तीनों के बीच में हुआ था। क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में बाउंड्री ड्रा की गई थी, और इस बाउंड्री को नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन। याद रखना, मैकमोहन लाइन आज के टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में मानी जाती है, बट एक्चुअल में ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में ये लाइन थी, मैकमोहन लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाम। नाम वाज फाउंडेड इन डैश इन 1961। तो नाम का जो प्रिकर्सर है वो कहा जाता है बेंडुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955। ये इंडोनेशिया में बेंडुंग में हुई थी। यहाँ बात हुई थी कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं जो ना तो यूएसए के साथ जाएगी, ना वो यूएसएसआर के साथ जाएगी। बात इसकी 1955 में हो चुकी थी बेंडुंग कॉन्फ्रेंस में, बट ऑफिशियली ये कब बनता है? 1961 में। ठीक है, तो इसको फर्स्ट समिट ऑफ नाम भी कहा जाता है। कहाँ बनता है? ये बनता है बेलग्रेड में। सी होगा इसका राइट आंसर, बेलग्रेड में। बेलग्रेड क्या है? ये कैपिटल है यूगोस्लाविया की। तो नाम का फर्स्ट सबमिट कहाँ होता है? फर्स्ट सबमिट होता है यूगोस्लाविया में, या फर्स्ट सबमिट होता है बेलग्रेड में, या नाम कहाँ बना था यूगोस्लाविया या बेलग्रेड में। कब? 1961 में। ठीक है, और क्या क्या याद रखना है? क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली में नाम की सबमिट कब होती है? तो दिल्ली में नाम की सबमिट होती थी 7th नंबर का सबमिट हुआ था दिल्ली में, इंडिया में। ये हुआ था 1983 में। ठीक है, 5वें नंबर का सबमिट जो है वो हुआ था, यहाँ से ही करते हैं ना क्वेश्चन, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली नहीं है इसका आंसर, न्यू दिल्ली में हुआ था इसका 7th नंबर का सबमिट। कब? 1983 में। कोलंबो, श्रीलंका की कैपिटल है, कोलंबो में 5वें नंबर का सबमिट हुआ था 1976। ठीक है, और बेंडुंग में तो बेंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955, जिसको कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ नेटो, प्रिकर्सर ऑफ नाम, सॉरी, नाम का प्रिकर्सर कौन है? बेंडुंग कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी? ये हुई थी 1955 में। और आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? और यहाँ से आपको याद रखना है कि जो नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट के 5 की लीडर्स और उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज आपको पूछी जाती है। तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? तो सबसे पहले थे हमारे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंडिया के थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सेकंड नंबर पे थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो, जेबी टीटो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो। उसके बाद मिस्र के थे, मींस इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। फिर उसके बाद गाना के प्रेसिडेंट थे नामे नुकरमा, नामे नुकरमा, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकरानो। ये 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाम ऑफिशियली इस्टेब्लिश कब होता है? 1961 में।
बट उसका प्रिकर्सर था बेंडुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडोनेशिया 1955। इतना आपको याद रखना है, इससे बार आई होप नहीं आएगा। चलिए कहाँ पहुंचे थे हम? नाम वाज फाउंडेड इन दिल्ली, बेलग्रेड, ठीक है। 14 क्वेश्चन। एज 2012 नाम कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर, तो 2012 में नाम के कितने मेंबर थे? ठीक है, 2012 में नाम के मेंबर पूछे हैं, तो 2012 में नाम के मेंबर थे 120। 2012 में नाम के मेंबर थे 120। तो अगर लेटेस्ट पूछा जाए तो लेटेस्ट जो डाटा है वो है 121 मेंबर। कितने हैं? 121 मेंबर, ठीक है। आज के टाइम में 121 मेंबर हैं और इसके लगभग 27 ऑब्जर्वर हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ऑब्जर्वर स्टेटस इन नाम, तो नाम में ऑब्जर्वर स्टेटस है चाइना का, और चाइना के अलावा 26 और हैं। विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडो पाकिस्तान वार 1965, तो 1965 के वार के बाद हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट। कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। किस किस के बीच में हुआ था? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट पता होना चाहिए आपको, 1954 बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चकमास ये क्या है? चकमास एक एथनिक ग्रुप है, किसका? बांग्लादेश का। ऐसे ही जैसे एक एथनिक ग्रुप बर्मा का हुआ करता था रोहिंग्या, ठीक है। रोहिंग्या बर्मा का था, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और चकमास एथनिक ग्रुप है बांग्लादेश का, ठीक है। इंडिया डिक्लेयर्ड LTTE टू बी अ टेररिस्ट आउटफिट आफ्टर असैसिनेशन। किसके असैसिनेशन के बाद इंडिया ने LTTE को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था? तो हमें पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की मौत हुई थी 21 मई 1991 में असैसिनेशन के द्वारा, ठीक है। तो किस पे ये इल्ज़ाम गया था? ये गया था LTTE पे। LTTE कौन है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम, ठीक है। 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने LTTE को बैन कर दिया था और इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। क्यों इन्होंने मरवाया होगा राजीव गांधी को? ये बदला लेना चाहते थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से और इंडिया से, क्योंकि 1987 में इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था श्रीलंका में। श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था और उस सिविल वार के खिलाफ इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था, जिसमें इंडिया ने भेजा था IPKF। IPKF कहीं पूछा जाए तो क्या था? ये था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इंडियन, आई से इंडियन, पी से पीस, के से कीपिंग, एफ से फोर्स। तो इंडिया ने कौन सी फोर्स को डिप्लॉय किया था 1987 में श्रीलंका में? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई थी, इसका बदला लेने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए कौन है? मुक्ति बाहिनी, याद रखेंगे आप, मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी क्या है? ये लिबरेशन आर्मी थी, ये लिबरेशन आर्मी थी जिन्होंने 1971 के वार में एक काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था, ठीक है। जॉइंट फोर्सेस मुक्ति बाहिनी के और इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को घुटने टिका दिए थे और 1941 में आज़ाद करवा दिया था, सॉरी 1971 में, ठीक है। तो बांग्लादेश वाज लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान कब आज़ाद होता है? 1971 में। चाइना कंडक्टर्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द ईयर। चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब करवाया था? तो कब करवाया था? यहाँ से हम सारे की सारी कंट्रीज़ के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। तो चाइना
चाइना ने कब करवाया? चाइना ने करवाया था 1964 में। 1974 में हमारा इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था जो सक्सेसफुल हुआ था। चाइना 5वें नंबर की कंट्री बनी थी, 5th न्यूक्लियर पावर बनी थी। इसका मतलब इससे पहले 4 ऑलरेडी थी। तो सबसे पहले कौन बना था? 1945 में बना था यूएसए। उसके बाद 1949 में बना था यूएसएसआर, जो कि आज रशिया है। उसके बाद 1952 में बना था यूके, यूनाइटेड किंगडम। 1960 में फ्रांस बना था न्यूक्लियर पावर, और इसके 4 साल बाद 1964 में बना था चाइना न्यूक्लियर पावर। चाइना के बाद इंडिया 6 नंबर की न्यूक्लियर कंट्री बनी थी 1974 में, और उसके बाद हमें देखते हुए 1998 में चाइना की सपोर्ट से पाकिस्तान बना था न्यूक्लियर पावर। उसके बाद 2006 में नॉर्थ कोरिया बना था न्यूक्लियर पावर। चलिए, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974, सेकंड 1998। पहला स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा ऑपरेशन शक्ति। व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन रिगार्डिंग ईरान इन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 2005? तो इंडिया ने अगेंस्ट में वोट दिया था, आपने इतना याद रखना है। 22 के साथ सी, हु अमंग द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेस आर लार्जेस्ट पार्टिसिपेटिंग आर्म्ड फोर्सेस इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन? तो ये आपने याद रखना है, नेपाल। Which is an international organization that seeks to promote peaceful use of nuclear energy and to inhibit its use for any military purpose including nuclear weapon? तो कौन है? ये है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का स्लोगन क्या है? तो स्लोगन है एटम्स फॉर पीस। मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी यूज तो करेंगे बट पीस पर्पस के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। चलिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ 1998 directed all India Congress Committee to open a foreign department for developing contacts and organizing the anti-imperialism movement of depend people। कहाँ? इन कलकत्ता। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। Which among the following is not a principle of nuclear doctrine today? हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल आज कौन सा नहीं है? नो फर्स्ट यूज, हम सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर पावर। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट बिल्कुल है हमारा, और सिविलियन कंट्रोल है। फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी नहीं है, तो डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन डिटेल में कवर की है, आप देख लें मेरे डिटेल के लेक्चर। अर्थ समिट इस्टेब्लिश द कमीशन ऑन, तो अर्थ समिट किस पे कमीशन इस्टेब्लिश किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये किया था 1998 में, जब हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया था, ऑपरेशन शक्ति। ऐसे आपस में दोनों का कोई लेना देना नहीं है, बट चीज़ें याद करने का तरीका होता है कोरिलेट करके। डैश इज अ बाइलेटरल एग्रीमेंट, ये एक बाइलेटरल एग्रीमेंट था, गवर्नेंस ट्रीटी बिटवीन, बाइलेटरल और गवर्नेंस ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसका नाम है लाहौर डिक्लेरेशन। ये साइन हुई थी February 21, 1999। किस किस के बीच में? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बीच में। तो लाहौर डिक्लेरेशन कब साइन होता है? पूछा जाता है 21 फरवरी 1999। ये बाइलेटरल गवर्नेंस ट्रीटी थी इंडिया पाकिस्तान में। किस किस के बीच में साइन हुई थी देख लिया हमने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिलोसफिकल बेस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इसमें से कौन सा फिलोसफिकल बेस नहीं है? तो एंटी इंपीरियलिज्म है, एंटी कलोनियलिज्म है, नॉन अलाइंड तो है। तो अगर नॉन अलाइंड है तो फिर कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म कैसे हो सकता है? कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म कैसे हो सकता है?
कम्युनिज्म को कंटेन करना, मीन्स कम्युनिज्म के खिलाफ, सोशलिज्म के खिलाफ। तो ये किसका था? ये तो यूएसए का था, ये यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है ए। आगे हम देखेंगे फिर से। तो 30 के साथ ए। इन 1992 इंडिया साइंड द डैश कन्वेंशन CWE stating that it did not have any chemical weapons and the chemical weapons and capacity or capability to manufacture chemical weapon। तो बात chemical weapon की हो रही है, तो CWE क्या होगा? chemical weapons convention, ठीक है, chemical weapons convention 31 के साथ सी होगा राइट आंसर। तो केमिकल कन्वेंशन वेपन इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, कब? 1992 में, इतना याद रखना है। 32 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ आर्किटेक्ट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फादर कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि जिनके एफर्ट्स की वजह से एक्चुअल में नाम बना था। कब? 1955 में पहले बैंडुंग कॉन्फ्रेंस होती है और फिर फॉर्मल तरीके से 1961 में इस्टेब्लिशमेंट होती है नाम की यूगोस्लाविया में। चलिए, इंडिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो कब इस्टेब्लिश हुई थी? फॉर्मली हमारी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड थी वो साइन हुई थी 2003 में, इस्टेब्लिश हुई थी सारी 2003 में। ऐसे हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो 1999 में रिलीज कर दी थी, बट फॉर्मल तरीके से 2003 में हुई थी, ठीक है। इंडियाज गवर्नमेंट रिलीज ड्राफ्ट ऑन न्यूक्लियर ऑन डॉक्ट्राइन लिखा है, तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का जो हमारा ड्राफ्ट था सबसे पहले हमने रिलीज किया था 1999 में, ठीक है। ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया जो हमने रिलीज किया था 99 में, बट फॉर्मल तरीके से अडॉप्ट किया था 2003 में। ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। इन इंडिया डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल। तो कौन होगा? स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड को हम SFC भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी कहते हैं। कब इस्टेब्लिश हुई थी? फॉर्मल तरीके से 2003 में। The National Security Council NSC of India is apex agency looking into country's political, economic, energy and strategic security concern. It was established by, तो किसने एस्टेब्लिश किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 14 नवंबर 1998, 1992 में सेकंड, 1998 में सेकंड टेस्ट करवाया था ना, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अपॉइंट किए गए थे तब। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी के, उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कब फॉर्मल तरीके से इस्टेब्लिश की गई थी? नवंबर 1998। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इनके ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, हु इज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्सन थे ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा कौन थे ये? तो ब्रजेश मिश्रा थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ये प्राइम मिनिस्टर के। कब से कब इन्होंने सर्व किया था? तो 1998 में ये बनते हैं, तो ये रहते हैं 2004 तक, 1998 से लेके 2004 तक ये रहते हैं, ठीक है। किसने क्रिएट किया था एनएसए को? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट को क्रिएट किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? 1998 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो आज हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। कौन है? अजीत। कब से हैं? तो इनको ये आए थे 10 जून 2024 को, और उसके बाद ये तीसरी बार रीअपॉइंट हुए हैं 2024 में।
कब आए थे ये? मैंने गलत तो नहीं बता दिया? ये आए थे 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपॉइंट किया था 2014 में। तो 2014 से लेके आज तक यही है। तीसरी बार इनको अपॉइंट किया है 10 जून 2024 को। ठीक है, करंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल यूएस फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वार? कोल्ड वार के टाइम में यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यूएस की फॉरेन पॉलिसी थी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म सेंट्रल प्रिंसिपल था यूएस फॉरेन पॉलिसी का कोल्ड वार के टाइम। कोल्ड वार 1945 से लेके 1991 तक के क्या करना है हमने? हमें कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है, एलिमिनेट करना है। प्रमोट किसको करना है? डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बनाया था नेटो, यूएसए ने। और बाद में कोरियन वार, वियतनाम वार जैसे कन्फ्लिक्ट भी हुए थे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाम? नाम के साथ इनमें से कौन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू फाउंडिंग मेंबर हैं, नाम ए नुकरमा गाना के फाउंडिंग मेंबर हैं, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके अलावा कौन थे? इसके अलावा थे टीटो, और कौन थे? टीटो और सुकरानो। तो इसका मतलब माओ सीतुंग नहीं थे। माओ सीतुंग कौन है? माओ जिडांग। माओ जिडांग को ही कहा जाता है माओ सीतुंग, जो कि फाउंडिंग फादर हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। तो ये कम्युनिस्ट थे, हमने डिटेल में कवर किया है। बैंडोंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, तो कब हुई थी? 1955 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपने। बैंडोंग कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। कब हुई थी? ये हुई थी 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल 1955 को। कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के बैंडोंग में। इसी इसी को कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ नाम। और नाम इसके 6 साल के बाद 1961 में फॉर्मल तरीके से एस्टेब्लिश हुआ था यूगोस्लाविया की कैपिटल बेलग्रेड में। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? यूएन जनरल असेंबली के इंडिया के की तरफ से पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, कब बनी थी ये बनी थी 8th सेशन में, यूएन जनरल असेंबली के 8th सेशन में 1953 में। ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? तो यूएनओ के साथ कौन नहीं है? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के साथ एसोसिएटेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो आशियान नहीं है। आशियान क्या है? आशियान द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ये इंडिपेंडेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये कोई प्रोग्राम या एजेंसी नहीं है यूएनओ की। द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय, तो कौन गए थे? तो ये गए थे हमारी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब? 1993 में। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स भी दो हैं। एक वियतनाम कॉन्फ्रेंस है 1993 की, जिसमें गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इससे पहले एक तेहरान कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी थी 1968 में, तो उसमें गए थे हम इंडिया की तरफ से दिनेश सिंह। तो अगर आपको डीप में पढ़ना है तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज, तो कहाँ है ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली? न्यूयॉर्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट? इनमें से कौन है जो डिसआर्मामेंट के साथ रिलेटेड नहीं है? ठीक है, कौन है? तो एनपीटी
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी रिलेटेड है, सीटीबीटी रिलेटेड है, सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, नेटो नहीं है। नेटो क्या था? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस था कलेक्टिव डिफेंस के लिए। आपको पता है जब कोल्ड वार के टाइम में, जिसको लीड कर रहे थे कौन? यूएसए। द मेन एम ऑफ सार्क इज, तो सार्क को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। मेन एम ऑफ सार्क इज, सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो रीजनल कोऑपरेशन आंसर इसी में ही है। 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर, तो 5 परमानेंट मेंबर वही है यूएन जनरल सिक्योरिटी के जो हमने 5 न्यूक्लियर पावर्स पढ़ी थी हमारे से पहले। तो कौन थी सबसे पहले हमने पढ़ी? यूएसए, उसके बाद यूएसएसआर, तो आज वो रशिया है। उसके बाद हमने पढ़ी यूके, यूके के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद चाइना, और यही है। ठीक है, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके, यूएसए। चाइना को कब सीट मिली थी परमानेंट मेंबर की? ये याद रखना है। तो 1971 में चाइना को परमानेंट मेंबर में जगह मिली थी। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर, राइट टू रिजेक्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड, तो कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग में। कहाँ? नीदरलैंड में। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स, एक मिनट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? मैंने गलत बोल दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 49, तो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है ये कहाँ है? तो ये है वेना में। बी होगा इसका राइट आंसर। 48 सी, 49 बी, वेना। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने होते हैं? 6 आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 जनरल नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 होता है ECOSOC। क्या है? ECO मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECO इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल 1994, ट्रस्टशिप काउंसिल जो क्रिएट की गई थी ओवरसीज ट्रस्ट टेरिटरीज को देखने के लिए, और बाद में इसके ऑपरेशंस को 1994 में सस्पेंड किया था। तो ये आपने याद नहीं रखना, आर्गन याद रखने। कौन कौन से? जनरल असेंबली 1, सिक्योरिटी काउंसिल 2, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस? विच ऑफ द मिलिट्री अलायंस कौन सा है? अभी हम पढ़ चुके हैं नेटो। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1949 में। कौन लीड कर रहा था? यूएसए, नॉट यूएसएसआर। यूएसएसआर किसको लीड कर रहा था? वार्सा पैक्ट को। यूएनओ वाज फाउंडेड एट, तो कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 26 जून 1949 में साइन हुआ था, और केम इनटू फोर्स 24 अक्टूबर 1945, और 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हर साल। चलिए, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ वाज, तो यूएनओ के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो झूठ से याद रखना है, लाई, ट्राइगेव, ट्राइगेव लाई। तो यूएनओ का पहला जनरल सेक्रेटरी झूठा था, लाई। याद रखने के लिए ट्रिगवे लाई या ट्राइगेव लाई या ट्रिगवे लाई, जैसे भी याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है नाम समिट विच demanded expansion of United Nations Security Council had meet at, तो कहाँ मिले? जकराता में। कहाँ? जकराता में। यहाँ अकराता लिखा है तो ये है जकराता।
10th नाम सबमिट हुई थी जकार्ता में 6 सितंबर 1992 में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन? तो यूएन की एजेंसी कौन सी नहीं है? WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद यूनेस्को भी है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। Intergovernmental Panel on Climate Change was set up in 1988 under WMO and UNEP, ठीक है। WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये फोकस करता है क्लाइमेट साइंस पे, उसके इम्पैक्ट्स पे, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पे। has conducted that warming of climate change is unequivocal, ठीक है। तो सारे के सारे जो इसके आंसर हैं वो सही है। वेयर डज यूरोपियन कमीशन हैज इट्स ऑफिस? तो कहाँ है? ये है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। द डैश ट्रीटी established in European Union under its current name in 1993। तो क्या है? ये है मैस्ट्रिच्ट। मास्ट्रिच्ट क्या थी ये? मास्ट्रिच्ट ट्रीटी। इसको ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। ये 1992 में साइन हुई थी और केम इनटू इफेक्ट हुई थी 1993 में, ऑलमोस्ट नवंबर में, ठीक है। और इसी ट्रीटी ने ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया था यूरोपियन यूनियन को। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए यूरोपियन यूनियन वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच ट्रीटी, तो उस ट्रीटी का नाम यही है, मास्ट्रिच्ट ट्रीटी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन द ईयर। तो 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ, तो यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी के अंडर बने? हमने देख लिया, ये वाली ट्रीटी है। और उसके अलावा नोबेल प्राइज कब मिला? 2012 में मिला। यूरोपियन यूनियन के मेंबर आज के टाइम में कितने हैं? 27 हैं। पहले कितने थे? पहले थे 28। आज कितने हैं? 27। कौन चला गया? तो यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ दिया था। कब? 31 जनवरी 2020, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स। चलिए, इन द ईयर डैश यूरो बैंक नोट्स एंड कॉइन्स रिप्लेस्ड नेशनल करेंसीज इन 12 मेंबर ऑफ स्टेट्स। तो ऑलरेडी आंसर में ही दे दिया है, 2002 में, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही आंसर है। 123 agreement between India and US, very important, is finally operationalized between two countries after deal is signed by External Affairs Minister Pranab Mukherjee and his counter Secretary of State uh, Condoleezza Rice in Washington DC in the year। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कब साइन हुई थी? अक्टूबर 10, 2008। अक्टूबर 10, 2008। तो क्या क्या याद रखना है यहाँ से? 123 एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन हुआ था? इंडिया और यूएस के बीच में। कब साइन हुआ था? 10 अक्टूबर 2008। पहले तो यही पूछा जाता है, किस किस के बीच में हुआ था? तो इंडिया की तरफ से थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, और यूएस की तरफ से थे राइस, चावल, ठीक है, कंडोलीजा राइस। कब? 10 अक्टूबर 2008। बस इतना याद रखना है। IAEA इज, तो क्या है IAEA? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वेना में। वेना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। चलिए, आशियान वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो आशियान कब बना था? आशियान बना था 1967 में। आशियान कब बना? 1967 में। क्या है आशियान?
आसियान है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहाँ बना था? तो ये बना था बैंकॉक में, थाईलैंड में। ठीक है, कितने मेंबर थे? पूछा जाता है आसियान डिक्लेरेशन के फाउंडिंग मेंबर कितने थे? तो 5 फाउंडिंग मेंबर थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64, 1967, हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। कब बना? 1967 में। कैसे? बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर ऑफ IAEA इज लोकेटेड। तो IAEA क्या है? अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो अभी हेडक्वार्टर भी पढ़ चुके हैं हम। कहाँ है? वेना में। वेना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। तो इसका स्लोगन क्या है? एटम्स फॉर पीस या एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अच्छे काम के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करना, सिंपल भाषा में। एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इज। तो यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव विंग्स कौन है? कमीशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज, कमीशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज, जिसको आज यूरोपियन कमीशन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेररिज्म इज राइट। तो टेररिज्म की कोई भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। आसियान आसियान कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं आसियान के मेंबर कितने थे। आसियान के आज कितने मेंबर हैं? टोटल 10 मेंबर हैं। ठीक है, कौन कौन से? आप इसका आपने ध्यान से याद रखना है। आसियान के मेंबर अभी तक तो 10 थे, बट 2025 में इसका 11th मेंबर भी ऐड हो चुका है। ठीक है, 2025 में, एक मिनट ये साफ कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो करंट में आ सकता है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आसियान के बारे में हमने पढ़ लिया, कहाँ बना, क्या है, हेडक्वार्टर जकार्ता में है, वो सारी चीज़ें, फाउंडिंग मेंबर सब पढ़ लिए। बट क्वेश्चन बन सकता है आज आसियान के कितने मेंबर हैं? तो आज आसियान के मेंबर आपने ध्यान से लगाना है। मोस्टली 10 ही मिलेंगे, बट अभी करंट जो है 2025 में 11th मेंबर ऐड हो चुका है रिसेंटली। तो आज कितने हैं? 11 मेंबर हैं। तो 11 और 10 में आपने ध्यान से देना है आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पूछा जाए 11th मेंबर 2025 में कौन ऐड हुआ है, तो वो हुआ है तैमूर लेस्टे। वही जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने इनको वहाँ का जो नेशनल अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी तैमूर लेस्टे ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था। और तैमूर लेस्टे 11th मेंबर बना है आसियान का। कौन कौन से मेंबर होंगे सारे? अगर आपको लिस्ट याद रखनी है तो आप याद कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं याद करेंगे आप? बी से बुरनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, और कौन सा है? सिंगापुर। उसके बाद है थाईलैंड। तो 2 बच गए ना, थाईलैंड, वियतनाम, और ये जो नया है तिमूर लिस्टे। ठीक है, बी से ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, रोहिंग्या वाला, फिलीपींस, सिंगापुर। टी से थाईलैंड भी है, तो न्या वाला भी है तिमूर लिस्टे। और तिमूर ने हमें दिया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी हमारे लीडर को। और वी से वियतनाम। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। तो 11 या 10 में आपको पता होना चाहिए 11 मेंबर हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचशील प्रिंसिपल। तो पंचशील क्या था? कौन सा इनमें से पंचशील प्रिंसिपल नहीं है? तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, बिल्कुल ना आप हम पे अटैक करोगे ना हम आप पे करेंगे, ये है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे पीसफुल तरीके से। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बिल्कुल। तो ये आपको लगेगा कि ट्रू स्टेटमेंट है। नो फर्स्ट
यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल है, पंचशील के अंडर नहीं आता, सी होगा इसका राइट आंसर। पंचशील के बारे में आप जान लें, पंचशील, पांच प्रिंसिपल्स किसके, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कब साइन हुए थे, 1954 में, किस किस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। तो क्या प्रिंसिपल थे, फर्स्ट था म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे हम एक दूसरे की टेरिटरी की और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की। दूसरा म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। तीसरा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। चौथा इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। पांचवा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 पंचशील के प्रिंसिपल आज हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी इंक्लूडेड हैं। तो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन जो है ये पंचशील के साथ नहीं है, ये हमारे न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में आता है। ठीक है, तो ये था आज का मॉक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा। अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको ठीक करूँगा। इसके अलावा हमने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो लास्ट के 2-3 दिन में आप ये लगभग 60-70 पेजेस हैं जो आप बढ़िया से 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। हमारे करंट क्विक रिवीजन नोट्स अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।